तो प्रमुख बिंदु जो हमारे इस अध्याय का होगा वह है इटली के नगरों का पुनरुत्थान, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि इटली के जो नगर थे, जिनोवा, फ्लोरेंस, रोम, पाडुआ आदि आदि, ये जो वेनिस, ये जो शहर थे, ये शहरों का पुनर्जन्म हुआ, पुनरुत्थान हुआ। मैंने बताया आपको ये शहर इस समय प्रारंभ नहीं हुए। प्रारंभ ये तो रोमन सभ्यता के समय के शहर हैं, लेकिन अब एक तरीके से वे अंधकार युग में सुप्तावस्था में चले गए थे। इनकी कोई अहमियत नहीं थी। पर आधुनिक युग में यानी 14वीं शताब्दी के होते होते इनका पुनरुत्थान होता है। कैसे क्या होता है इसको हम देखेंगे। दूसरा मुद्दा जो हम जानेंगे वो है विश्वविद्यालय और मानवतावाद, अर्थात मानवतावाद और विश्वविद्यालय के बीच में क्या परस्पर संबंध थे। अब देखिए, अंधकार युग के बाद जब शिक्षा, ज्ञान आदि बिल्कुल रसातल पे था, अब हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं। अर्थात ये वो काल आ गया है जब शैक्षणिक केंद्र अपनी पुरानी महत्ता वापस पाने लगे थे। रोमन सभ्यता के समय जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो अहम योगदान दे रहे थे, उसके बारे में फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए पुनर्जन्म कहलाता है, इसीलिए पुनरुत्थान कहलाता है। इटली के नगरों के पुनरुत्थान के कारणों में जो कई कारण हैं, उसमें एक कारण ये भी है कि विश्वविद्यालयों का जो गौरव था वो वापस आता है। मानवतावाद, विश्वविद्यालय का जो मूल केंद्र होता है शिक्षा में, वह पूर्व में धर्म था, धर्म या धर्म संबंधी बातें। अब यहाँ पे एक नई विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा सामने आती है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। और उसी से संबंधित है अगला बिंदु जिसका हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, वो है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या था। मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है, मानवतावादी नज़रिया क्या है, वह नज़रिया पुराने नज़रिए से कैसे अलग था और कैसे इस बदले हुए नज़रिए ने, जिसे मानवतावादी नज़रिया कहते हैं, कैसे इसने यूरोप के आधुनिकीकरण में बदलती हुई परंपराओं को प्रभावित किया। उसके बाद अगला बिंदु होगा विज्ञान और दर्शन। ये वो काल है जब हम विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वो काल है जब हम विज्ञान और दर्शन अर्थात फिलॉसफी, जीवन जीने की कला, उसे संक्षिप्त में दर्शन कह सकते हैं, जीवन जीने की कला। अब ये विज्ञान और दर्शन की बात होना ये तभी संभव है जब आदमी में सोचने की स्वतंत्रता हो और सोचने की कुवत हो। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बदली कि पूर्व का मानव, मध्यकाल का आदमी अब सोचने लगा था, अब वैज्ञानिक सोच, तर्क संगत विचार रखने लगा था, क्योंकि विज्ञान का तर्क से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। रीजनिंग लॉजिक ये विज्ञान के अहम शब्द हैं। इनका बोलबाला शुरू होता है, इनकी प्रचुरता शुरू होती है। तो आखिर ऐसा क्या था कि विज्ञान और दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ या पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जागरण हुआ। और इसमें जो सबसे अहम योगदान है वह अरब लोगों का था। अरबों का इसमें बहुत बड़ा योगदान। कॉन्स्टेंटिनोपल, आप देखेंगे इस पर टर्की ने 1453 में कब्जा कर लिया था। एक टाइम लाइन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ विशेष वर्षों पर हम एक नज़र डालेंगे सरसरी। फिलहाल आप याद रखें 1453 वह वर्ष है जब एक बहुत भारी परिवर्तन यूरोप के नक्शे में होता है, जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्की का कब्जा हो जाता है। सेल्जुक तुर्क, ये लोग कहलाते थे सेल्जुक तुर्क। अब देखिए टर्की की स्थिति कहाँ है, भौगोलिक स्थिति। ये टर्की जो है वह यूनान पर, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करता है। और उसके साथ क्या होता है, वहाँ पर कब्जा करने के कारण टर्कियों द्वारा
तुर्की के लोगों के द्वारा कब्जा करने के कारण यूनानी सभ्यता में जो अरब के लोग बढ़ रहे थे, बुद्धिजीवी लोग, कलाकार लोग, साहित्यकार लोग, वे लोग वहाँ से भागते हैं, क्योंकि तुर्की के लोग एक तरीके से इन चीज़ों को कतई आदर नहीं देते थे। तो तुर्की के आगमन के साथ, तुर्की की विजय के साथ, तुर्की द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय पाने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो है यूनानी क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवियों का, साहित्यकारों का पलायन होना और इटली की तरफ भागना। ये उनके द्वारा, तो ये कौन लोग थे? अरब लोग थे। तो ये इटली की ओर जाते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है? उनके विचार, उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनके वस्त्र आदि, उनकी वास्तुकला, उनकी सोच, ये इटली के लोगों को प्रभावित करती है। वहाँ जो सुप्तावस्था में थी जो सभ्यता, वो थोड़ी सी जागने लगती है, उसमें थोड़ी खलबली मचती है। अरब लोगों के विचारों से इटली के लोग प्रभावित होते हैं और इस प्रभाव का परिणाम क्या होता है कि वे भी उस दिशा में सोचने लगते हैं जिस दिशा में यूनानी सभ्यता के बुद्धिजीवी लोग सोचते थे। तो इस प्रकार दोनों सभ्यताओं के मिलन से एक नई सोच प्रारंभ होती है जो पुनर्जागरण कहलाती है, पुनर्जागरण के रूप में जिसे हम जानते हैं। ये जो यूनानी सभ्यता से लोगों का जो भागना हुआ, ये एक बहुत अहम बिंदु है। इसलिए मैं फिर से इसको दोहराऊंगा कि 1453 को आप याद रखें। यह वह वर्ष जब तुर्की ने सेल्जुक एक वंश है, सेल्जुक टर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया। और इस कब्जे के साथ जो परिवर्तन हुए, ये एक राजनीतिक कब्जा था, साम्राज्य बनाने के लिए कब्जा था, लेकिन इस राजनीतिक परिवर्तन ने समाज में भूचाल ले आया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग इटली की ओर भागे और फिर दोनों सभ्यताओं का एक तरीके से मिलन केंद्र बना इटली। ठीक, सो हम अरबियों के योगदान को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला बिंदु जो हम पढ़ेंगे, कलाकार और यथार्थवाद। यथार्थ मतलब जैसा है, सच्चाई जो है उसको प्रकट करना। पूर्व में क्या होता था, एक तो कलाकारों का कोई ना बाहुल्य था और ना कलाकारों की कोई इज्जत थी। जो सामंतवादी काल था उसमें तो इन लोगों का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि सामंतवादी काल में सामंत और सैनिक और सबसे ऊपर धर्म से जुड़े हुए धर्म गुरु, पादरी आदि। तो इस काल में हम कला के नाम से कुछ विशेष बात नहीं जानते, साहित्य के नाम से भी कुछ नहीं जानते, संगीत के नाम से भी कुछ नहीं जानते। इसीलिए इसे अंधकार युग कहते हैं, इसीलिए हम इसे मध्यकाल कहते हैं, इसीलिए हम इसे आधुनिक काल नहीं कहते। कहते हैं ना, साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः। यानी जो सभ्यता साहित्य संगीत और कला से विहीन है, विरक्त है, वह एक ऐसे पशु के समान है जिसकी पूंछ नहीं होती। कल्पना करिए कैसा, हर पशु की पूंछ होती है, मतलब पशु का पूंछ से बड़ा अटूट संबंध है। तो यदि सभ्यता अच्छी होनी है तो उसके पास साहित्य होना जरूरी है, संगीत होना जरूरी है, कला होना जरूरी है। दुर्भाग्य से सामंतवादी युग में, दुर्भाग्य से परंपरावादी युग में ये सब नहीं था। अब ये शुरू होता है। तो और ये यथार्थता की बात करते हैं ये लोग। एक ऐसी दुनिया की बात नहीं करते जिस परलोक जिसे हम कहते हैं, ऐसी दुनिया की बात नहीं करते जो दूसरी दुनिया है, धर्म आधारित दुनिया है। ये लोग भौतिकवादी दुनिया की बात करते हैं, इस धरती की बात कर, यथार्थ की बात करते। हम कैसे हैं, कौन हैं, क्या हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। कहते हैं ना, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है हिंदी साहित्य में, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। शायद इस दौर में यही कुछ हो रहा था
कि वो विचार मंथन शुरू हुआ, और उस मंथन का श्रेय जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल पर राजनीतिक कब्जा टर्कियों द्वारा, जिसका परिणाम वहाँ से बुद्धिजीवियों का, कलाकारों का भागना, पलायन होना, भागना से अर्थ है पलायन होना, वहाँ से उनका रवाना होना और इटली में आके बस जाना। अब इटली में ही क्यों, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पर एक बात और बतानी होगी। तो यथार्थवाद आप समझ गए, यथार्थ मतलब जो है वास्तव में, उसके बारे में बात करना, कल्पना की उड़ान में नहीं, वो यथार्थ कहलाता है, सच्चाई। कलाकार इटली में आके क्यों बसे, ऐसा क्या था इटली में कि कलाकार वहाँ है? मैंने बताया सामंतवादी युग का स्थान अब वाणिज्य से जुड़े हुए लोगों ने, व्यापारियों ने ले लिया था। ठीक, ये व्यापारी और वाणिज्य से जुड़े हुए लोग कला के पारखी ही थे, कला की महत्ता जानते थे, और इस प्रकार उन्होंने साहित्यकारों को, कलाकारों को प्रश्रय दिया, शरण दी। और इसी प्रश्रय और शरण की खोज में ही तो ये लोग यूनान से निकले थे और इधर आए थे। वहाँ की नगरीय सभ्यता इटली की उन्हें रास आ गई थी, और व्यापारियों के द्वारा उन जो नज़रिया था इनके प्रति, वो एक इज्जत का नज़रिया था। तो इस प्रकार बाइज्जत रहने की गुंजाइश देखते हुए ये जो व्यापारी, जो कलाकार थे, वे वहाँ के बस गए थे। ये अगला बिंदु होगा हमारे अध्ययन का। उसके बाद है वास्तुकला। इस काल ने वास्तुकला में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखे। वास्तुकला का अर्थ क्या है? वास्तुकला मतलब भवन निर्माण से जुड़े हुए कला, भवन निर्माण से जुड़ी हुई कला। अंधकार युग में या मध्यकाल में ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, लेकिन इस काल में, जो आधुनिक काल की जो आहट का समय होता है, 14वीं 15वीं शताब्दी, उस समय हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हुए, जो ऐसे कुछ कलाकारों की तरह, कुछ साहित्यकारों की तरह, ऐसे ही कुछ वास्तुविद भी हुए जिन्होंने अच्छे अच्छे भव्य भवनों का निर्माण किया, जिसमें विज्ञान भी था, जिसमें सोच थी, जिसमें गणित भी था, और जिसमें उन भवनों की भव्यता भी थी, शालीनता भी थी, गरिमा भी थी। वास्तुकला को किन लोगों ने प्रभावित किया, इस पर हम अध्ययन करेंगे, जो अगला बिंदु होगा। और अंतिम बिंदु हमारे अध्ययन का प्रथम मुद्रित पुस्तकें। मैंने आपको बताया कि साहित्यकार आदि वगैरह सब यहाँ पहुँचे। मैंने ये बताया व्यापार बढ़ा। मैंने आपको ये बताया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा बढ़ी। उसके बाद मैंने आपको फिर ये बताया कि नया दृष्टिकोण, जिसे मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हैं, वो सामने आया। आखिर ये सब संभव क्यों हुआ? निश्चित रूप से, जैसा मैंने बारंबार कहा है, कॉन्स्टेंटिनोपल के हमले से इन लोगों का यहाँ आना होता है, लेकिन मात्र आने से ही, मात्र एक जगह से दूसरी जगह जाने से ही उनके विचार सभी जगह नहीं जा सकते। ये तो प्रिंटिंग प्रेस का कमाल था, ये तो प्रेस का ईजाद होने का कमाल था, मुद्रण प्रणाली का प्रारंभ होने का कमाल था कि ऐसे आए हुए लोगों के विचार अब बड़ी तेज़ी से पुस्तकों के माध्यम से, कागजी पुस्तकों के माध्यम से अब हजारों लोगों तक पहुंचने लगे। पहले मेरे विचार मेरे तक ही सीमित होते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दायरे में जो लोग हैं, मेरे से संबंधित जो लोग हैं, उन्हीं तक वो विचार जाते थे, फिर उनके माध्यम से और 50 लोगों तक। तो जो गति थी मेरे विचारों के जाने की, या एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान की, वो बड़ी धीमी थी, क्योंकि पांडुलिपियाँ ही रहती थी उस समय। प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि हजारों कि एक बार में मेरे विचारों को मैं हजारों किलोमीटर दूर, हजारों मील दूर, हजारों लोगों तक पहुंचा दूं। आज तो अमेरिका में एक पुस्तक छपती है और 10 मिनट बाद वो नेट के माध्यम से मेरे पास यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। उस ज़माने में ऐसा ही कुछ हुआ। मुद्रण का जो आविष्कार था, प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार था, वह इन सारे बिंदुओं से शायद सबसे ज़्यादा अहम था, क्योंकि यदि ये नहीं होती, मुद्रण प्रणाली यदि नहीं आती,
तो ये सारे विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, और यदि आदान प्रदान नहीं होता तो विचारों के आदान प्रदान से के घर्षण से, विचारों के आदान प्रदान की टकराहट से जो नए विचार आए वो नहीं आते। सो इसलिए बच्चों, अगला बिंदु जो होगा वह मुद्रित पुस्तकें। इन सब पर, सब बिंदुओं पर हम कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम भी पढ़ेंगे, किन्होंने क्या योगदान दिया ये भी जानेंगे। और इस प्रकार ये जो 7 बिंदु हैं ये हमारे अध्ययन के प्रमुख बिंदु हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रेनेसां से हमारा तात्पर्य क्या है, पुनर्जागरण से हमारा तात्पर्य क्या है। पुनर्जागरण से हमारा तात्पर्य है इन 7 क्षेत्रों में परिवर्तन होना, विचारों का परिवर्तन, नई नई चीज़ें आना इन 7 क्षेत्रों में, और यही पुनर्जागरण है। इन 7 मुख्य बिंदुओं के साथ साथ कुछ अन्य बिंदु भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं, और वे बिंदु भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, और उनमें एक है महिलाओं की आकांक्षाएं। इस काल ने महिलाओं में भी जागरूकता पैदा की, सजगता लाई। महिलाएं भी अपनी अहमियत समझने लगीं, समाज में उनके स्थान को लेकर एक तरीके से बदलाव आया। महिलाओं की स्थिति को लेकर तो उनकी क्या आकांक्षाएं थीं इस परिवर्तन युग में जब विचार बदल रहे थे, इस पर अध्ययन करेंगे। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, यह अगला बिंदु है हमारे अध्ययन का। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्या है? देखिए, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी जिसे हम कहते हैं, मूल रूप से वो कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक्स। और 14वीं 15वीं शताब्दी में जैसा पोप और पादरियों की जब पकड़ कम होने लगी, समाज पे पकड़ कम होने लगी, धार्मिक रूप से उनका जो प्रभाव था वो कम होने लगा, लोग उनको प्रश्न करने लगे, लोग उनके अंधविश्वासों पर उंगली उठाने लगे, लोग पादरियों के, पोप आदि के जीवन शैली पर प्रश्न उठाने लगे, क्योंकि वे लोग बड़े विलास का जीवन जीने लगे थे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो कैथोलिक धर्म के लोग हैं वे इस तरह के प्रश्नों को बर्दाश्त नहीं करते। समाज के दूसरे वर्ग द्वारा धर्म गुरुओं पर या धर्म पर उठाए गए प्रश्नों को ये बर्दाश्त नहीं करते, और इस प्रकार दोनों के बीच में टकराव होता है, टकरार होती है, टकराव होता है। और अंततः क्या होता है कि जो समूह कैथोलिक विचारों का विरोध कर रहा था, उसमें परिवर्तन चाह रहा था, परिवर्तन के अभाव में ये लोग एक नई दिशा मोड़ में चले जाते हैं और एक ईसाई धर्म के अंतर्गत ही एक नया धर्म स्थापित करते हैं जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। इस पर भी हम आगे विस्तार से विचार करेंगे। इनके बीच का तो अगला बिंदु जो है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। ईसाई धर्म का इस्लाम धर्म से टकराव ये विषय नहीं है, ये तो हमने पूर्व में पढ़ा है। ईसाई धर्म के अंदर ही टकराव। अब आखिर टकराव क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि यूनानी सभ्यता से जो अरब लोग और वहाँ के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग आए, वो अपने साथ ऐसे विचार लाए जिसमें धर्म पर प्रश्न करने लगे थे, और इस प्रकार उनके द्वारा लाए गए विचारों का परिणाम ये हुआ कि इस जो तत्कालीन ईसाई धर्म था उसके या जो पादरी लोग थे उनकी निष्ठा पर सवाल उठाने लगे, जो पोप थे उनकी पकड़ कमज़ोर होने लगी। तो अगला बिंदु ये होगा। उसके बाद है कोपरनिकसीय क्रांति। कोपरनिकसीय क्रांति। क्रांति क्या होता है? क्रांति मतलब बहुत तीव्र परिवर्तन। जब हम क्रांति शब्द का उपयोग करते हैं तो क्रांति के दो मायने उसके पहलू होते हैं। पहला परिवर्तन, क्रांति यानी परिवर्तन। दूसरा तीव्र परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? तीव्र परिवर्तन।
मौसम में जो बदलाव हो रहा है पिछले 1000 साल से, ये परिवर्तन तो है लेकिन तीव्र नहीं है। तीव्र परिवर्तन मतलब कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पूरी स्थितियां बदल जाना, आमूल चूल परिवर्तन हो जाना, और इन नो टाइम, बिना किसी समय, बिना ज़्यादा समय लिए। ऐसे परिवर्तन को क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। अब ये कोपरनिकस क्या है हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल इसको हम जान लें कि कोपरनिकस वह पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि यह पृथ्वी नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, बल्कि सूरज पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी केंद्र में नहीं है पूरे ब्रह्मांड के, सूरज है, और सूरज के चारों ओर बाकी सब स्थित हैं। पहले अंधकार युग में या उससे पूर्व ये धारणा थी कि पृथ्वी केंद्र पर है और उसके चारों ओर ब्रह्मांड के बाकी जो तत्व हैं वो हैं। कोपरनिकस ने इस धारणा को बदला और उसने ये खोज, ये सच्चाई जो सामने लाई, इसको लेकर जो ऊहापोह हुआ, इसको लेकर जो पूरी विचारधारा जो बदली, वह हमारे अध्ययन का केंद्र रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं, क्योंकि ये बदलाव कोपरनिकस ने लाया, इसीलिए कोपरनिकसीय क्रांति कहते हैं इसे। और अगला बिंदु उसी से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड का अध्ययन। वो भी हम इसमें देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था या कुछ और था, जिसे हम रेनेसां कह रहे हैं, पुनर्जन्म कह रहे हैं, पुनर्जागरण कह रहे हैं। क्या ये पुनर्जागरण था या कुछ और था, या पूरी तरह वो नई चीज़ आई थी? और यदि पुनर्जागरण कह रहे हैं तो क्यों? जैसा मैंने पूर्व में बताया, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। ये फिर से जागना जो है, क्या ऐसा कहना इस काल के परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में, क्या ऐसा कहना उचित है? अंत में हम इसी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, एक बार फिर इटली के नक्शे की ओर हम थोड़ा मुखातिर हुए। आप भी सोच रहे होंगे कि बारंबार ये नक्शे का अध्ययन क्यों करने की बात करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की पृष्ठभूमि उस चीज़ के होने की और उस चीज़ के फायदे और नुकसान के लिए आवश्यक है। पृष्ठभूमि के कारण ही कुछ घटना होती है, कुछ बैकग्राउंड होता है ना, उसके कारण ही कुछ घटना होती है। कल्पना करिए, कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। क्या अचानक आप ऐसा तय करते हैं मिठाई बांटने का, या इसके पीछे कुछ भूमिका होती है, कुछ पृष्ठभूमि होती है, कुछ बैकग्राउंड होता है? उस बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड हो सकता है इस मामले में? शायद आपने देखा है कि वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। शायद आपके पेरेंट्स किसी विशिष्ट कारण से आपसे खुश हो गए हैं, इसलिए आप मिठाई बांटना चाह रहे हो। शायद आप उस दिन की कक्षा में अध्ययन से हटकर कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य गतिविधि, चाहे आनंद के लिए, चाहे एक रूपता से हटने के लिए। तो ये जो 3 चीज़ें बताई, ये क्या है? ये पृष्ठभूमि है। तो पृष्ठभूमि किसी भी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कारणों को जानने के लिए, किसी भी घटना के कारण को जानने के लिए पृष्ठभूमि आवश्यक है। और इतिहास में भौगोलिक अध्ययन अपरिहार्य है। यदि आपको इतिहास सही समझना है तो किसी भी अध्याय का प्रारंभ करने से पूर्व आप अच्छी तरह उसके नक्शों को पढ़ें, उस विषय से संबंधित नक्शों पर एक अच्छी गहरी नज़र डालें, सरसरी भी नहीं, गहरी। तो चलिए हम नक्शे को एक बार फिर देखें। देखिए, 3 तरफ से घिरा हुआ है। जो आप देख रहे हैं, इटली का आकार लंबा है और 3 ओर समुद्र है, जिसमें भूमध्य सागर को आप देखिए। भूमध्य सागर का जो खुला रास्ता दिख रहा है, जिससे लगा हुआ सिसिली है, वहाँ से बहुत सा व्यापार होता था।
वहाँ से बहुत सा व्यापार, समुद्री व्यापार, क्योंकि उस काल में सबसे अधिक व्यापार समुद्र मार्ग से होता था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इटली तीन ओर समुद्र से घिरे होने के कारण एक खास स्थान रखता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कितने सारे शहर वहाँ दिख रहे हैं। रोम, उसके बाद फ्लोरेंस, फिर बलानिया, वेनिस, पाडुआ, जेनेवा, और रोम तो रोमन सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है और इटली की राजधानी भी है वर्तमान में। तो ये नक्शा आपको जो दिख रहा है, इसको अच्छी तरह बैठा लें। और ये इटली के ऊपर यदि आप जाते हैं तो स्विस संघ लिखा हुआ है, यानी स्विट्ज़रलैंड होता था, उसी के पास फ्रांस है, उसी के पास जर्मनी है, और फिर और उत्तर में इंग्लैंड है, पश्चिम में पुर्तगाल है, स्पेन है, आदि आदि, और इसके बाद अटलांटिक महासागर, अमेरिका। ये स्थिति को आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। अब ये जो आप इतने सारे जो स्थान देख रहे हैं नाम, ये बताता है कि नगरों का विकास इस काल में बहुत हुआ। और मैं जिस बिंदु को छूने जा रहा हूँ वह है पहला बिंदु हमारे अध्ययन क्षेत्र का, नगरों का पुनरुत्थान। इन नगरों के पुनरुत्थान यानी पुनर्जन्म, फिर से नगरों का सामने आना, फिर से नगरों की महत्ता बढ़ना, फिर से इन नगरों का केंद्र बनना, विभिन्न गतिविधियों का केंद्र बनना, ये आखिर क्यों हुआ, उन कारणों पर चर्चा करें। तो जैसा मैंने कहा कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है, और इटली से मानी जाने का कारण है कि वहाँ नगरों का विकास हुआ, नगरों का पुनर्विकास हुआ, बल्कि हम कहेंगे वो ज़्यादा उचित होगा। और इस विकास का कारण था कि जो यूनानी साम्राज्य थे, या जो रोमन साम्राज्य था, बाइजेंटाइन साम्राज्य था, और इस्लामी देशों के बीच इटली का तटवर्ती बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद मंगोल क्षेत्र को देखिए। यहाँ आप मंगोलिया जिसे कहते हैं आज वर्तमान में, वो क्षेत्र मंगोल कहलाता था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है यायावर प्रजाति के रूप में। यहाँ जिक्र करते हुए मैंने कहा कि यहाँ के लोग यायावर प्रवृत्ति के थे, घुमक्कड़ू प्रवृत्ति के थे, बड़े हिंसावादी थे। चंगेज खान, तैमूर लंग, ये इसी क्षेत्र के थे। तो इन दोनों के बीच में मंगोल जो सिल्क रूट बना, चीन पर इनकी सत्ता थी, उसके बाद वो जो पूरा मार्ग था, वो पूरे मार्ग पर इन्होंने जो कब्जा किया था, उसके कारण इटली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। इसके साथ ही अब व्यापार और वैज्ञानिक उन्नति, व्यापार और साहित्यिक उन्नति, व्यापार और कला की उन्नति के कारण भी ये नगर बड़े विकसित हुए। और विकसित होते होते एक दौर आता है जब हम पाते हैं कि सामंतवादी प्रथा लगभग समाप्त प्राय है। राजा की पकड़ कमज़ोर हो चुकी है, और राजा की जनता पर कमज़ोर पकड़ का फ़ायदा ये नगर उठाते हैं, और एक तरीके से ये नगर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लेते हैं। जिन शहरों के मैंने नाम लिए, ये शहर एक तरीके से स्वतंत्र शहर हो गए, और इसीलिए इन्हें कहा जाने लगा नगर राज्य, लेकिन नगरों का राज्य। छत्तीसगढ़ जैसा भौगोलिक क्षेत्र नहीं, जो नगर था वह स्वयं में एक राज्य था। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सिटी स्टेट। तो ये लोग सिटी स्टेट का रूप अपना लिए, एक स्वतंत्र विचारधारा लेके चलने लगे। हर शहर अपने तई किसी न किसी गतिविधि का केंद्र था। व्यापारिक गतिविधियां तो थी ही इन सब जगहों पर इसके अलावा कुछ शहर विश्वविद्यालयों के कारण प्रसिद्ध थे, कुछ शहर अपनी वास्तुकला की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हुए, कुछ शहर साहित्यिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हुए, जिनके बारे में हम और पढ़ेंगे। लेकिन तात्पर्य कहने का ये है कि इस काल में जो नगरों का पुनरुत्थान हुआ, उसके पीछे कई कारण थे, और जिसका जिक्र मैं बारंबार कर चुका हूँ। और
इस पुनरुत्थान का परिणाम ये हुआ कि नगरों ने अब नगर राज्य का रूप ले लिया। जो केंद्रीय सत्ता थी राजा के रूप में, वो तो वैसे ही सामंती काल में कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि सामंत लोग बड़े तक शक्तिशाली हो गए थे। सेना तो सामंतों के पास थी, जो राजा था वो सामंतों की सेना पर निर्भर था। अब सामंत भी जब नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अच्छा, सामंत के ना होने से, सामंती प्रथा के समाप्त होने से अब राजा और प्रजा के बीच का संवाद बढ़ गया। ये बहुत अहम बिंदु है। पूर्व में क्या होता था, राजा और प्रजा के बीच में सामंत वर्ग था जो बड़ा प्रभावशाली वर्ग था, और ये सुनिश्चित करता था कि जनता और राजा के बीच में कितना संपर्क रहे, और संपर्क लगभग नहीं के बराबर होता था, और राजा केवल सामंतों की ही जू हुजूरी में लगा रहता था। अब जब सामंतवाद समाप्त हुआ तो राजा और प्रजा के बीच में, यानी केंद्रीय सत्ता और जनता के बीच में डायरेक्ट संपर्क होता है, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो नगरों का, इटली में नगरों का पुनरुत्थान, ये पहला बिंदु जिसको हमने समझने की कोशिश की। ये नगर कैसे थे? पहला तो मैंने बताया नगर राज्य थे, इतने शक्तिशाली हो चुके थे, इतने अहम हो चुके थे कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने में सफल थे। और प्रमुख नगरों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वेनिस, फ्लोरेंस और जिनेवा। वेनिस, फ्लोरेंस और जिनेवा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। दूसरे शहर भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं, पर किसी दूसरे कारणों से महत्वपूर्ण हुए। इसके साथ ही हम देखते हैं इस काल में, जो मैंने कहा कि धर्माधिकारी और सामंती प्रभाव कम हुआ, और ये जो शहर हैं वे वाणिज्यिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र बन गए, और इसके साथ ही साथ कला, साहित्य और संगीत के लिए भी जाने जाने लगे। कला, साहित्य और संगीत के लिए भी ये जो क्षेत्र हैं ये जाने जाने लगे। नगरों के पुनरुत्थान के बाद अगला बिंदु विश्वविद्यालय तथा मानवतावाद। ये मानवतावाद एक विचारधारा है। एक विचारधारा का अर्थ क्या होता है? एक खास तरह की सोच, उस सोच में एक उद्देश्य होता है अंत में, और उस उद्देश्य को पाने के रास्ते रहते हैं, रास्ते बताए जाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विचारधाराओं की बात करें तो एक साम्यवादी विचारधारा है जिसे कम्युनिज्म बोलते हैं, जिसका जिक्र राजनीति विज्ञान में बारंबार हुआ है। एक पूंजीवादी विचारधारा है, अर्थात कैपिटलिज्म, ये आर्थिक विचारधाराएं हैं। इसके बाद समाजवाद है। ऐसे कई विचारधाराएं आधुनिक काल में सुनने को आती हैं। इस काल में हम देखते हैं मानवतावादी विचारधारा और उसका विश्वविद्यालय से संबंध। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि यूरोप के सबसे पहले इटली क्षेत्र में, इटली के देश में, वहाँ पर यूनान से आए हुए लोगों के कारण विभिन्न तरह की विचारधाराओं का सम्मिलन हुआ, आदान प्रदान हुआ, सोच विचार हुआ, और परिणाम क्या हुआ कि एक नई विचारधाराएं सामने आई। इन विचारधाराओं को हवा देना, इन विचारधाराओं को पालना, ये विश्वविद्यालयों में मुख्य रूप से होता है। इटली यूरोप के सबसे पहले होने वाला राज्य है, देश है, जिसमें विश्वविद्यालय स्थापित हुए। यूरोप के सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहर में स्थापित हुए, और मुख्य रूप से शहर जो है वह था पाडुआ। आप देखिए नक्शे में सबसे ऊपर दिख रहा है पाडुआ। ये मूल रूप से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शहर प्रसिद्ध था। मैंने आपको जिक्र किया ना कि कुछ शहर वाणिज्यिक दृष्टि से, कुछ शहर कला साहित्य की दृष्टि से, और कुछ शहर किसी अन्य दृष्टि से प्रसिद्ध हुए। पाडुआ जो है वह शैक्षणिक केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इन विश्वविद्यालयों में
पाडुआ के अलावा जो अन्य स्थानों में भी थे, जहाँ इटली में वैसे ही सबसे पहले विश्वविद्यालय आए, तो वहाँ पर विधि शास्त्र यानी कानून मूल रूप से पढ़ाया जाने लगा। कानून का विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा। अब आखिर ऐसा क्यों? ये याद रखने की चीज़ नहीं है। कानून का सबसे महत्वपूर्ण विषय होने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, यूनानी सभ्यता और उसके साथ यूनानी परंपराएं आईं इटली में, और इधर रोम की सभ्यता, रोम की परंपराएं वैसे ही थी। अब जब यूनानी परंपराओं का आना हुआ, वहाँ से अरबों का आना हुआ, और जब नगर राज्य स्वतंत्र हुए, तो इटली के लोगों ने जब सोचना शुरू किया कि हम किस तरह का देश, किस तरह की सभ्यता हम चाहते हैं, तो उन्होंने पाया कि उनके पूर्व की सभ्यता यानी रोमन सभ्यता बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत अच्छी थी। दुर्भाग्य से अंधकार युग में रोमन सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। अब वे उसका अध्ययन करने लगे। अरबी सभ्यता से प्रभावित होकर, यूनानी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने रोमन सभ्यता के पुराने विचारों का भी अध्ययन करना शुरू किया। और इस गहन अध्ययन के निचोड़ के रूप में ये बात साफ हुई कि कानून एक बहुत अहम क्षेत्र होता है, और वो कानून के पीछे कुछ सोच रहती है। हर कानून के पीछे कुछ सोच रहती है। तो यदि हमको अपनी सोच के अनुसार समाज को बनाना है, तो सर्वप्रथम हमें कानून बनाने होंगे, कानूनों का अध्ययन जरूरी होगा। और दोनों सभ्यताओं के कानून थोड़े अलग ही थे, इनका सम्मिश्रण कुछ निकालना होगा। तो इसीलिए विधि शास्त्र का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया। और इसका कारण जैसे मना, अच्छा, दूसरा कारण एक और, दोनों अरबी सभ्यता के या यूनानी सभ्यता के परंपराओं का अध्ययन और पुरानी रोमन सभ्यता का सामने आना, गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप, ये तो एक कारण हुआ कानून की महत्ता का। दूसरा कारण ये था कि जो व्यापार होते थे, जिस व्यापार और वाणिज्यिकी गतिविधियों के कारण ये शहर इतने बढ़ रहे थे, पनप रहे थे, पल रहे थे और विकसित हो रहे थे, अब ये जरूरी हो गया था कि किसी तरह का कानून बनाया जाए। इन वाणिज्यिकी गतिविधियों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए वकीलों की ज़रूरत पड़ने लगी, नोटरी की ज़रूरत पड़ने लगी। नोटरी एक तरह का वकील होता है, उसके कुछ अलग, उसकी जॉब प्रोफाइल कुछ अलग होती है, लेकिन आप केवल इतना जान लीजिए कि वकीलों की ज़रूरत पड़ने लगी। जो व्यापार के तहत जो कई मुद्दे उठते थे, लेन देन के मुद्दे, चाहे वो माल का विलंब से आना, उसका सजा परिणाम क्या होगा, चाहे वो पैसे के रूप में, उसका कर के रूप में उसका क्या प्रावधान होगा, क्यों कर, कितना कर, टैक्स, कर माने टैक्स, तो ये सब को लेकर वकीलों की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी, नोटरी की ज़रूरत पड़े, समझौता होने। नोटरी का जो है वो दो पक्षों के बीच में जो समझौता होता है, उस पर उसके हस्ताक्षर रहते हैं एज ए विटनेस। तो ये कहा जा सकता है कि समझौते की आवश्यकता, अंतर्राज्यीय, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य के मद्देनज़र कानून की ज़रूरत बहुत पड़ने लगी। तो ये दूसरा कारण हो गया। अब जो कानून का अध्ययन हुआ वो मैंने आपको बताया बारंबार इशारे से कि रोमन सभ्यता की ओर जब उनकी नज़र पड़ी, यानी 5वीं सदी के पूर्व की रोमन सभ्यता, अंधकार युग के प्रारंभ होने के पूर्व का जो रोमन सभ्यता थी, उसका जब अध्ययन शुरू हुआ तो कानून का अध्ययन रोमन संस्कृति के संदर्भ में प्रारंभ हुआ, क्योंकि मूल रूप से इटली जो है वह रोमन सभ्यता का परिचायक था, वह रोमन सभ्यता का लीडर था। तो रोमन सभ्यता को मद्देनज़र रख के कानून का अध्ययन प्रारंभ हुआ। और अगला बिंदु जो मानवतावाद और विश्वविद्यालय के तहत है वह है पेट्रार्क द्वारा
प्राचीन यूनानी और रोमन रचनाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया। पेट्रार्क बहुत प्रसिद्ध मानवतावादी विचारक था उस काल का। पेट्रार्क, उसने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह के कानून बाधक नहीं होना चाहिए व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, और बाधक नहीं होने के लिए ज़रूरी है कि प्राचीन यूनानी कानूनों और रोमन कानूनों का अध्ययन किया जाए, इनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाए और उससे जो सम्मिश्रण निकलता है उसे कानून का अमली जामा पहनाया जाए।